So we are starting with our first lecture of this revision series. We are starting with the revision series. So we'll upload all the chapters of your costing and accounts. We are starting first chapter of your accounts. I'll revise the first chapter, insurance. तो जो इंश्योरेंस हमारे सिलेबस में है, जो आपको इंश्योरेंस दिया गया है, वो इंश्योरेंस जो हमारे सिलेबस में है वो दो सेक्शन में बटा हुआ है, राइट। पहला जो सेक्शन है वो बात करता है अपने पास लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी से। तो पहला है दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, एंड जो दूसरा अपने पास है उसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, राइट, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करें लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी से। अगर आप अपनी मॉड्यूल देखो तो मॉड्यूल में भी ऐसा है, पहला जो सेक्शन है वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी और जो दूसरा सेक्शन है वो है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो विल हैव टू वीडियो, फर्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी एंड द सेकंड वीडियो विल टॉक अबाउट लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो हम लोग स्टार्ट करें लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। देखो बच्चों, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत स्टेप ओरिएंटेड है कि एक स्टेप के बाद ये होगा, उस स्टेप के बाद ये होगा, ऐसा है। सो हम लोग रिविजन सीरीज ही ले रहे हैं, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, बट जितना भी अपन रिवीजन के लिए ज़रूरी है वो हम करेंगे। हम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई और डाउट आता है तो आप मेरे को आराम से मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई, राइट। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। देखो बच्चों, ये पूरा चैप्टर है किस पे। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस बहुत सारी चीज़ों का होता है, राइट, बहुत सारी चीज़। आप किसी चीज़ का भी इंश्योरेंस करा लेते हो। अगर आप अपने आसपास देखो तो आप आपकी जो स्कूटर है, आपके पास बाइक है, कार है, घर है, आप किसी चीज़ का भी इंश्योरेंस करा सकते हो, राइट। लेकिन हम लोग ऑब्वियसली पढ़ाई करेंगे बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस में भी आप अपने फिक्स एसेट का इंश्योरेंस करा सकते हो, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करा सकते हो। बट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इट टॉक्स अबाउट ओनली लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। यानी यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है, सपोज करिए कि अपने पास जो बिजनेसमैन है उसका नाम है राम, ठीक है। तो ये जो राम है, राम ने डिसाइड कि राम का जो बिजनेस है वो बिजनेस है मान लो चेयर का। इसका जो बिजनेस है वो मान लो है चेयर का। तो ये चेयर बनाता है। अब इसको ये डर है कि भाई मेरा जो मेन है काम, मेरे जो गुड्स हैं वो तो चेयर से ही होते हैं। अब इसके गोडाउन में ऐसे बहुत सारी चेयर्स पड़ी रहती है, 10,000 20,000 ऐसे चेयर्स रहती है। अब ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा स्केयर्ड है, थोड़ा सा डरा हुआ है कि मेरी ना स्पेलिंग्स बहुत गलत होती है, तो हम सॉरी अबाउट इट। जो क्लास के बच्चे हो तो जानते ही हैं कि मेरी स्पेलिंग गलत होती है, तो आप अपना देख लेना, राइट। तो जो ये राम है वो थोड़ा सा स्केयर्ड है, उसको ऐसा डर लग रहा है कि यार कभी ऐसा हुआ कि मेरा स्टॉक खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा, तो इट इज़ बेटर कि मैं इसका इंश्योरेंस करा लेता हूँ। तो राम गए एक इंश्योरेंस कंपनी के पास और राम ने बोला कि प्लीज़ आप ना मेरे कंपनी में जितना भी स्टॉक है, मेरी फर्म में, मेरी कंपनी में, कोई भी एंटिटी में मेरे पास जो भी स्टॉक है, क्या आप मेरे स्टॉक का इंश्योरेंस कर दोगे। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हाँ मुझे क्या, ये तो मेरा बिजनेस ही है, मैं आपके स्टॉक का इंश्योरेंस कर दूंगा। आप उसने देखा कि इसके पास जो स्टॉक है ऑन एवरेज से 50 लाख का है, तो इसने इसका 50 लाख के स्टॉक का इंश्योरेंस कर दिया। बदले में राम को इसको क्या करना पड़ेगा, राम को इसको पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, दिस चैप्टर डज नॉट टॉक अबाउट इंश्योरेंस प्रोसेस। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट कि अगर किसी बिजनेसमैन का स्टॉक का नुकसान हो गया तो वो कितना इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता है। तो ये बहुत ध्यान से रखना है कि जो हर एक चैप्टर का एक एम होता है। अगर चैप्टर का एम आपको क्लियर है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर को समझने के लिए कि चैप्टर कहना क्या चाहता है, इसमें हम जो भी करें वो क्यों कर रहे हैं। तो जो ये चैप्टर है इंश्योरेंस, और हम लोग बात करें लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी किसके बारे में बात करता है। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी ये बात करता है कि अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा है और उसके स्टॉक का नुकसान हो गया, और बात याद रखने वाली है इस पूरे चैप्टर में जो नुकसान होना चाहिए वो आग की वजह से होना चाहिए, मतलब आग लग गई और उसका जो स्टॉक है वो जल गया, तभी वो जाके इस चैप्टर के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग सकता है, अदरवाइज वो क्लेम नहीं मांग सकता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो लॉस होना चाहिए वो ड्यू टू फायर होना चाहिए। तो एक बार बच्चों रिकॉल करो कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, कि जो इंश्योरेंस चैप्टर है इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा। हम लोग बात करें बिजनेसमैन की जिसने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा है, उसके वहाँ पर आग लग गई है और उसके स्टॉक का नुकसान हो गया, उसका स्टॉक जल गया है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द इंटेंशन ऑफ दिस चैप्टर इज टू कैलकुलेट क्लेम अमाउंट, कि इंश्योरेंस कंपनी से मैं एज अ बिजनेसमैन जिसका स्टॉक जल चुका है, जिसका स्टॉक खराब हो गया है, वो इंश्योरेंस कंपनी से कितना स्टॉक मांगेगा, मतलब कितना क्लेम मांगेगा अपने स्टॉक के बदले जिसका उसने इंश्योरेंस कराया था, और वो स्टॉक क्या हो गया, बर्बाद। तो स्टॉक जलेगा नहीं तो उसको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, आपको तभी पैसा वापस मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपका नुकसान हुआ है। अगर आपका नुकसान नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, राइट।
सिर्फ एक इंश्योरेंस में पैसा मिलता है, विच इज योर लाइफ इंश्योरेंस, राइट। तो विल स्टार्ट विथ अभी अपना दिस प्रोसेस। तो देखो हुआ क्या, अब बिल्कुल ध्यान से एक बात समझो। मान लो कि इसमें निकालना क्या है। ऑब्वियसली अगर आग लगी है और नुकसान हुआ है स्टॉक का, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे पास स्टॉक कितना था, ठीक है। तो जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे पास कितना स्टॉक था वो पता लगाने का एक ही तरीका है अकाउंट्स में कोई भी चीज़ पता लगानी होती है तो हम क्या बना देते हैं, स्टॉक अकाउंट बना देते हैं। तो स्टॉक अकाउंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब अच्छा, ये बच्चे सवाल करेंगे कि मैम आप ट्रेडिंग अकाउंट को स्टॉक अकाउंट क्यों कह रहे हो, क्योंकि स्टॉक अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब होता है आप उस आइटम से रिलेटेड हर चीज़ एक ही जगह पे रख देते हो, उसी को अकाउंट बोलते हैं। तो जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हो बच्चों, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, हर चीज़ स्टॉक से ही तो रिलेटेड होती। अगर ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं परचेजेस लिख रही हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने उसके ऊपर खर्च किया है, एक्सपेंस ऑन परचेजेस लिख रही हूँ, जैसे वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, यहाँ पे मैं सेल्स लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं जीपी लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो अल्टीमेटली आपका ये क्या है, स्टॉक अकाउंट ही तो है, सब कुछ आपने स्टॉक के भरोसे ही तो लिखा हुआ है। हाँ, एक स्टॉक अकाउंट आप ब्रांच अकाउंट वगैरह में बनाते हो जहाँ पे आप सिर्फ स्टॉक लिखते हो, तो ये भी एक्चुअली स्टॉक अकाउंट ही है, तो परेशान मत होना। तो स्टॉक निकालने का एक ही तरीका है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। तो एक बार दोबारा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक बिजनेसमैन है जिसको नुकसान हो गया और ये देखना चाहता है कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मांगे उस स्टॉक के बदले जिसका उसने इंश्योरेंस कराया था। अब क्लेम मांगने के लिए थोड़ा बैकवर्ड आना पड़ेगा, उसे ये देखना पड़ेगा कि जिस दिन आग लगी उस दिन उसके पास कितना स्टॉक था। तो इसके लिए वो क्या बनाएगा, इसके लिए वो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से कहाँ तक का, बच्चों ध्यान दो, अभी तक आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से कब तक का बनाते थे, 1/4/2022 से सपोज करो तो 31/3/2023 तक, राइट। तो यहाँ पे जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे वो क्लोजिंग स्टॉक कौन सी डेट का आता था, वो 31/3/2023 का आता था, यानी जो लास्ट डेट होती है उस दिन का स्टॉक आता है। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट सपोज करो बनाती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/4/23 टू 30/6/2023, तो यहाँ पे स्टॉक किस दिन का निकलेगा, 30/6/2023 का। बहुत सिंपल है। मान लो कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया 1/4/2024 से लेके 31/9/2023 तक का। तो जब यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 30/9/2023 का। ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक मुझे निकालना है, इसीलिए मुझे बाकी सारी फिगर पता होनी चाहिए, नहीं तो मैं वो नहीं निकाल पाऊंगी। यानी हम पहले स्टेप की बात करें कि अगर मुझे क्लेम निकालना है तो मुझे चाहिए है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था। तो फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम इज टू फाइंड आउट, क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है अपने को, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब थोड़ा सा परेशान मत होना कि मैम आप लिख रहे हो हम लिख नहीं पा रहे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स भी बनवाना और फिर ये करना तो रिवीजन का कोई पर्पज़ रहेगा नहीं, वो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको एक बने बनाए नोट्स अभी दिखा दूंगी, वो आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, शॉट ले सकते हैं। जो क्लास के बच्चे हैं, आपका अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं वहाँ पर आपको इस वीडियो के लिंक के साथ आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगी। बाकी किसी को अगर चाहिए तो यू कैन मैसेज अस, विल सेंड यू द नोट्स, ओके। तो अपने को स्टेप ध्यान रखो, हम लोग इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, विल कवर ऑल द मॉड्यूल क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन जो मुझे लगे थोड़े से इंपॉर्टेंट है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करा दूंगी। बाकी तो आप आराम से कर सकते हैं। तो मेन ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन का, राइट। तो सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम निकालने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, यानी फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, कहाँ से कहाँ तक बच्चे ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फ्रॉम द ओपनिंग डेट। तो जनरली जो रहती है डेट वो 1/4 रहती है, अगर कोई और भी ओपनिंग डेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4/2024 से लेके फिर डेट ऑफ फायर अपने पास था 15 जुलाई, राइट। फिर कहाँ तक बन जाएगा, 15 जुलाई 2024। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी अकाउंट में एक ही बैलेंसिंग फिगर हो सकती है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक होगी। तो यानी मुझे बाकी सारे फिगर पता होने चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए अपने को, ओपनिंग स्टॉक पता होना चाहिए,
अपने को ओपनिंग डेट से लेके 15/7 तक हमने कितना स्टॉक परचेज किया है वो पता होना चाहिए। हमने ओपनिंग डेट से लेके 15/7 मतलब जो डेट ऑफ फायर है वहाँ तक कितनी सेल की है वो पता होना चाहिए। अब हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हो और ज़रूरी नहीं एक्सपेंसेस हो, अगर है तो कोई बात नहीं, वेजेस वगैरह होंगे तो वो भी हम इसमें लगा देंगे। उसके बाद अपने को पता होना चाहिए जीपी। अब जीपी पता होने के लिए आपको जीपी रेशियो पता होना चाहिए। तो आप इस सेल्स को मैं अगर ए बोल दूं, इस सेल्स पे आप जीपी रेशियो लगाओगे और अपने को ये पता चल जाएगा हमने उस टाइम पे उस पीरियड के ड्यूरिंग कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। इट इज़ नॉट एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक, इट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था। दिस इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ये अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि यार पहले जिस दिन आग लगी 15 जुलाई को मेरे अगर वेयर हाउस में आग लगी तो उस दिन मेरे पास स्टॉक कितना था। अब स्टॉक को हम लोग किससे कम, अब हमें ये निकालना है कि नुकसान कितना हो। सपोज करो मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया और मुझे पता चला कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास स्टॉक था 5 लाख का। अब हो भी सकता है कि सारा स्टॉक जल जाए, ये भी हो सकता है कि सारा स्टॉक ना जले। तो इन दैट सिनारियो हम लोग क्या करते हैं कि हमें सैल्वेज वैल्यू दे रखी होती है। जैसे क्वेश्चन ने बताया कि अपने पास ऑब्वियसली 5 लाख का स्टॉक तो हमें निकालना पड़ा। क्वेश्चन हमें बताता है कि जो सैल्वेज वैल्यू थी, यानी जो स्टॉक बर्बाद नहीं हुआ, जो बच गया, जो सैल्वेज वैल्यू थी, सपोज करो वो थी 1.5 लाख की। यानी कहने का मतलब 5 लाख में से 5 लाख का नुकसान नहीं हो गया, पूरा का पूरा स्टॉक नहीं जल गया, अपने पास 1.5 लाख का स्टॉक बच भी गया। तो सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट कि भाई ये तो पता चल गया कि जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे पास स्टॉक कितना था, बट हाँ अपने को अब दूसरा निकालने के भाई नुकसान कितने का हुआ। तो सेकेंड हम लोग क्या निकालते हैं बच्चे, लॉस ऑफ स्टॉक। अब लॉस ऑफ स्टॉक कैसे आता है, जो भी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था, हमारे वाले एग्जाम्पल में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से अपन क्या माइनस कर देंगे, सैल्वेज वैल्यू। कितनी सैल्वेज वैल्यू हम लोगों की बची, तो हम लोग की स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 5 लाख था, उसमें से 1.5 लाख का अपने पास सैल्वेज वैल्यू थी। तो हमारा एक्चुअली में नुकसान ही कितना हुआ, हमारा नुकसान हुआ 3.5 लाख का। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ स्टॉक, कि भैया ये स्टॉक का नुकसान है, इतना हमें नुकसान हो गया, राइट। अब हमें लॉस ऑफ स्टॉक मिल गया, पता चल गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे बोलोगे लाओ लो इतना पैसा दो, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको अब इसको कंपेयर करना है पॉलिसी अमाउंट से, राइट। तो अब इसमें थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। तो देखो ऐसा हो सकता है, मुझे एक बात बताओ कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग जनरली एवरेज बेसिस पे अगर काम करते हैं तो मेरे पास ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक पड़ा रहता है, 5 लाख। तो अगर राम का ये नुकसान हुआ है और राम से पूछा जाए कि भैया आपको कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, या राम क्या बोलेगा, 5 लाख का स्टॉक रहता है तो 5 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए। बट थोड़ा सा लोग कंजूस हो सकते हैं और वो कम पॉलिसी ले सकते हैं। तो नाउ अंडरस्टैंड, आप अपने पॉलिसी अमाउंट को किससे कंपेयर करते हो। अब कई बच्चे ना यहाँ पे गड़बड़ करते हैं और पॉलिसी अमाउंट को लॉस ऑफ स्टॉक से कैलकुलेट करने मतलब कंपेयर करने लगते हैं, विच इज रॉन्ग। आप लॉस ऑफ स्टॉक तो आपको नुकसान हुआ है, आप पॉलिसी किस चीज़ की लेते हो भाई, जितने की गाड़ी है उसकी कॉस्ट का तो आपको कम से कम इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो यहाँ पे इसको पता है कि ऑन एन एवरेज इसके पास कितना स्टॉक रहता है, 5 लाख का रहता है, तो इसको भी पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए थी, कम से कम 5 लाख की पॉलिसी इसको लेनी चाहिए थी। अब इस भाई साहब ने ली नहीं ली वो हमें पता नहीं। तो यानी आप पॉलिसी अमाउंट को किससे कंपेयर करोगे, इट शुड बी कंपेयर्ड विथ योर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। याद रखना है डेट ऑफ, लॉस ऑफ स्टॉक से नहीं करना है, लॉस ऑफ स्टॉक से नहीं करना है, किससे करना है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से। तो हमारे पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, 5 लाख। हो सकता है कि इस भाई साहब ने ज़्यादा पॉलिसी ले रखी हो, उसको थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा था, तो इसने पॉलिसी कितने की ले रखी है, सपोज करो इसने 5,20,000 की पॉलिसी ले रखी है। यानी ये बंदा तो बहुत सही है कि भाई 5 लाख का स्टॉक रहता है, लेकिन आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है, 5,20,000। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा है, आपने पॉलिसी ज़्यादा की ले रखी है लेकिन आपको उतने की ज़रूरत नहीं थी, तो आपका जो पॉलिसी अमाउंट है वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में जितना लॉस हुआ है वही क्लेम के बराबर हो जाता है। तो यानी लॉस ऑफ स्टॉक, आपका नुकसान कितने का हुआ था, 3.5 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उतने पैसे दे देगी, ज़्यादा नहीं देती, जितना नुकसान होगा मैक्सिमम उतना ही देगी।
तो 3.5 लाख रुपए ही देगी। अब बच्चे बोलते हैं मैम 5 लाख क्यों नहीं देगी, 5-20 क्यों नहीं देगी? नहीं भाई, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनसेशन, जितना नुकसान होगा उतना ही कंपनसेट होगा, मैक्सिमम। उससे कम भी देती है इंश्योरेंस कंपनी, बट मैक्सिमम कितना मिल सकता है? जितना आपका नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। सेकेंड केस हो सकता है कि जो अपने पास पॉलिसी अमाउंट है, दैट पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल टू लॉस स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अगेन ध्यान से अपने को कंपेयर किससे करना है? अपने को कंपेयर करना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से। तो मुझे बताओ पॉलिसी अमाउंट कितना था अपने पास? अपने पास जो पॉलिसी अमाउंट था, मान लेते हैं 5 लाख था, और अपने पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर भी कितना था? 5 लाख। 5 लाख। तो यानी मुझे बताओ, दिस इज वेरी सिंपल, दिस कॉल्ड इक्वल इंश्योरेंस। जितना करना था उतना ही कराया, ज़्यादा वादा कुछ कराया नहीं। तो यहाँ पे भी जो आपका पॉलिसी, जो आपका क्लेम होता है, यानी इंश्योरेंस कंपनी से आप कितना पैसा मांगोगे, दैट शुड बी इक्वल टू योर लॉस ऑफ स्टॉक। तो मुझे बताओ लॉस ऑफ स्टॉक अपने पास कितना था? लॉस ऑफ स्टॉक अपने पास था 3.5 लाख रुपए। तो हम उतना क्लेम मांगने चले जाएंगे। द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पर अब हम तो ठहरे कंजूस, सबको लगता है इतना नुकसान थोड़ी ना होगा, अब जब इतना नुकसान नहीं होगा तो लोग कम इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो यानी मुझे एक बात बताओ, आपको पॉलिसी लेनी कितनी चाहिए थी? जितना आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था, विच इज आपको पॉलिसी लेनी चाहिए थी 5 लाख की। बट मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसने बोला कि यार इतना थोड़ी ना होगा, कि ज़रूरी थोड़ी ना आग लगी जाएगी, या होगा तो इतना थोड़ी नुकसान हो जाएगा। तो उसने पॉलिसी अमाउंट कितना लिया? से उसने पॉलिसी अमाउंट लिया 3 लाख रुपए का, राइट? उसने पॉलिसी कितनी ली? 3 लाख रुपए की। तो मुझे बताओ इन दैट केस, अब इसको बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। अब पता कैसे चला कि अंडर इंश्योरेंस है? अंडर इंश्योरेंस मतलब जो आपका पॉलिसी अमाउंट है वो आपके स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम है। जितना स्टॉक का लेना चाहिए था आपने उससे कम का पॉलिसी लिया, तो हम बोलते हैं दिस इज अ सिनेरियो ऑफ अंडर इंश्योरेंस। अब यहाँ पे क्लॉज अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज क्लॉज। अभी वो एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होता है ज़रा समझो। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको 5 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए थी बट आपने 3 लाख की ली, तो यानी 5 लाख की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए थी और आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है? 3 लाख की पॉलिसी ले रखी है। तो मुझे बताओ आप कितने % इंश्योर्ड हो? 60%। यानी ये पर्सन कितना % इंश्योर्ड है? ही इज इंश्योर्ड, ही इज 60% इंश्योर्ड। तो यानी अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है भैया आपको अगर 5 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने 3 लाख की ली है तो हम भी आपको पूरा पैसा नहीं देंगे। आप 60% इंश्योर्ड हो, हम भी आपको 60% ही पैसा देंगे। तो यानी यहाँ पे क्लेम क्या होगा? वो बोलेगा भाई जितना भी नुकसान हुआ उसका 60% मिलेगा। तो यानी 60% ऑफ स्टॉक ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक था अपने पास 3.5 लाख रुपए। तो 3.5 लाख का 60% जो भी करोगे वो अपने पास क्या आ जाएगा? दैट वुड बी योर क्लेम, राइट? और 60% कैसे आया? जब आप सॉल्व करते हो तो आप अलग से ऐसा परसेंटेज नहीं निकालते हो, आप लिख देते हो पॉलिसी अमाउंट अंडर इंश्योरेंस के केस में, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, DOF इज द डेट ऑफ फायर, राइट, इनटू में लॉस ऑफ स्टॉक। तो एक बार मुझे जल्दी से बताओ अपने पास कितने स्टेप हैं? अपने पास 3 स्टेप है। 3 स्टेप में सबसे पहले क्या है? टू कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसके लिए वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, कहाँ से कहाँ तक का? ओपनिंग डेट से लेके डेट ऑफ फायर तक का। दूसरा स्टेप इज टू कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज वैल्यू प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंस। ऐसा हो सकता है कुछ फायर फाइटिंग एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका भी पैसा देती है, आप उसको ऐड करते हो, आपके पास क्या आता है? लॉस ऑफ स्टॉक आता है। उसके बाद अपने पास थर्ड केस बनता है, जहाँ थर्ड स्टेप होता है जहाँ पे हम क्लेम कैलकुलेट करते हैं। क्लेम मैंने आपको समझा दिया कि आपको किससे कंपेयर करना है, आपको पॉलिसी अमाउंट को कंपेयर करना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, नॉट लॉस ऑफ स्टॉक। ध्यान से आपको पॉलिसी अमाउंट किससे कंपेयर करना है? पॉलिसी अमाउंट इज टू बी कंपेयर्ड विद लॉस ऑफ स्टॉक, सॉरी, पॉलिसी अमाउंट इज टू बी कंपेयर्ड विद स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अगर ओवर इंश्योरेंस है या इक्वल इंश्योरेंस है तो जितना नुकसान हुआ है वही क्लेम के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पॉलिसी अमाउंट कम है और आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज़्यादा है, मतलब अंडर इंश्योरेंस का केस है, तो इन दैट सिनेरियो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। और अपने पास क्लेम कैसे निकलेगा? क्लेम निकलेगा अपने पास कैसे? क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक।
सो अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें एक्चुअली जो अपने पास ये क्वेश्चन है इंश्योरेंस वाले, ये दो तरीके के क्वेश्चन है। एक जहाँ पे आपको जीपी रेशियो गिवन होता है और एक दूसरा जहाँ पे जीपी रेशियो गिवन नहीं होता। मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया है वो मतलब अभी जो मैंने स्टेप बताया वो केस 1 है, जहाँ पे एक्चुअली उसके पास क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। सो लेट मी सी वी हैव सम